बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस व्लॉग के अंदर इंतहाई लर्जा खेज़ इंकशाफात हैं, इसलिए आज हम इस मोटी बुद्धि को छुट्टी देंगे। निकल भाई। अच्छा, अब बात शुरू करते हैं कि इस वक्त अफ़गान हुकूमत का तख्ता पलटने का प्लान बन चुका है, लेकिन उसके बाद जो होगा वो इंतहाई खौफनाक बदअमनी का एक लंबा स्पैन होगा। एक प्लान बन चुका है, वो सारे का सारा मैं आपके सामने भी रखूंगा। भारत ने अफगान तालिबान के साथ क्या शराइत रखी हैं और क्या इनका एग्रीमेंट हुआ है, इसके ऊपर आपको बताऊंगा। और सबसे खौफनाक चीज जो इस वक्त सामने आई है वो है मीर अली एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट तालिबान यानी अफगान तालिबान ने टीटीपी के साथ, अलकायदा के साथ, ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट जो कि चाइना के अंदर उगियार में मुजाहिमत कर रही है, उन सब के साथ एक एग्रीमेंट किया था। और उस एग्रीमेंट के जो नकात हैं वो इंतहाई खौफनाक हैं, इसके ऊपर आपको बताऊंगा। और इसके साथ ही आपको बताऊंगा कि आईएस खरासान अमेरिका पहुंच चुकी है और अब अमेरिका इस खित्ते में आने की तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही आईएस खरासान और तालिबान के दरमियान में क्या मामला है और जो एग्रीमेंट हुआ है उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर शरीयत नाफिज करने का मुतालबा और साथ में अफगान तालिबान के उसके लिए सपोर्ट। और ये शरीयत का खेल है क्या, इसमें मैं आपको एक वाकया सुनाऊंगा। हबीबुल्लाह बच्चा सक्का, ये 1929 में इसने नादिर शाह की हुकूमत का तख्ता पलटा था। ये एक डाकू था और फिर इसने शरीयत का ऐलान किया था। बहुत ही दिलचस्प वाकया है, ये आप सुनेंगे तो आपको सारी की सारी कहानी का समझ आ जाएगी। और इसके साथ ही भारत को लूज मोशन लग चुके हैं और बंगालियों ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैं आपकी खिदमत में इस व्लॉग के अंदर पेश करूंगा, लेकिन आपको पता है कि आपने ये वीडियो आखिर तक देखनी है, इसको लाइक करना है और कमेंट्स जरूर करने हैं। अच्छा, इकबाल ने 1930 में एक शेर कहा था अफगानियों के लिए कि ए गाफिल इंसान अपनी खुदी पहचान, शामी बदला रूमी बदला बदला हिंदुस्तान, तू भी ए फर्जंदे कोहिस्तान अपनी खुदी पहचान। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन्होंने अपनी खुदी नहीं पहचानी, ये एक हकीकत है और वक्त ने ये साबित कर दिया। और इस व्लॉग के अंदर भी मैं ये साबित करूंगा। बड़े बड़े फिलोसोफर पाकिस्तान के टीवी पर बैठ के तनकीद कर रहे हैं कि तालिबान के साथ मुजाहिमत नहीं करनी चाहिए, उनके साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए। मसला यह है कि इन फिलोसोफरों ने अगर तनकीद नहीं करनी तो और फिर इनका फलसफा चलेगा कैसे। कभी ये मुआशी तज्जियाकार बन जाते हैं, कभी ये सियासी तज्जियाकार बन जाते हैं, और जब कुछ नहीं मिलता तो ये डिफेंस एनालिस्ट बन के अपनी फनकारियां दिखाना शुरू कर देते हैं। बहरहाल इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपको पता है कि आलमी ताकतों ने आज से नहीं लंबे अरसे से ये खेल चलता आ रहा है। आपको पता है कि ग्रेट गेम हुई 1839 से लेकर 1947 तक, यहां पे रशिया और ब्रिटिश जो हैं आपस में गेम करते रहे। फिर चाइना की कम्युनिस्ट का इनकलाब आ गया, उसके बाद सोवियत ने इन्वेजन कर दिया, फिर अमेरिका और नेटो यहां पे आ गए। तो इस वक्त प्लान ये है, बल्कि आज नहीं सदियों से ये प्लान है कि इस खित्ते के अंदर अमन नहीं होने देना। और अब जो तो ताकतें अमेरिका के मुखालिफ यूएस और चाइना आपको पता है हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो इसलिए एक बड़ी गेम बना ली गई है। अब अफगानिस्तान के अंदर आलमी ताकतों को चाहिए क्या है, वो ये समझते हैं कि यहां अफगानिस्तान के अंदर जिस दिन अमन हो गया ये बाहर की तरफ भागेंगे और ये दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट करेंगे। अब बात भी ठीक है, बात यह है कि जब आप औरत की तालीम पर पाबंदी लगा देंगे तो नस्ल तो फिर जाहिली पैदा होगी, और जाहिल नस्ल जो है वो जंग करने के अलावा और क्या कर सकती है। ये बात समझने वाली है कि अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त जितने जंगजू वहां पे पुना गजीर और दीगर सूरतों में वहां पे मौजूद हैं, पूरे दुनिया के अंदर आपको इतने जंगजू नहीं मिलेंगे। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बता दूं कि अमेरिका में बताया जा रहा है कि जनाब आईएस घुस गई है। आपको पता है कि 25 दिसंबर को एक हमला भी हुआ था वहां पे कार पे, मैंने अपने पिछले व्लॉग्स के अंदर जिक्र किया था। वहां पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं कांग्रेस के अंदर कह रहे हैं कि 8 आईएस खरासान के लोग अमेरिका में दाखिल हो चुके हैं। और आपको पता है कि जब अमेरिका में कोई घुसता है तो फिर अमेरिका वहां घुस जाता है या फिर बहाना बना लिया जाता है। अब जो एग्रीमेंट किया गया ये इंतहाई खौफनाक एग्रीमेंट है और ये मंजर आम पे आया है, जिसमें कहा यह गया है कि मीर अली के अंदर नॉर्थ वजीरिस्तान में ये मीर अली एग्रीमेंट किया गया था। और ये एग्रीमेंट था अफगान तालिबान और टीटीपी
اور ساتھ میں القاعدہ اور دیگر بے تحاشا گروپ تھے جن کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا گیا تھا کہ امریکہ کو افغانستان سے نکالنے کے لیے آپ ہماری مدد کریں اور پھر ہم آپ کی مدد کریں گے، اور آپ کو جہاں جہاں پہ جس ملک کے اندر انقلاب برپا کرنا ہے اور شریعت نافذ کرنی ہے آپ کریے گا، اور ہم آپ کے بحیثیت امیر المومنین سربراہ ہوں گے۔ اب یہ ایگریمنٹ کون کرتا ہے؟ جو اس وقت انفارمیشن آئی ہے وہ کرتا ہے سراج الدین حقانی۔ اچھا، اب یہ ایگریمنٹ کر دیا جاتا ہے اور اس ایگریمنٹ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر شریعت نافذ کرنے کے لیے افغان طالبان مدد کریں گے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ اب ہوتا یہ ہے کہ وہاں پہ ایمن الزواری مارے جاتے ہیں۔ ایمن الزواری جب مارے جاتے ہیں وہاں پہ القاعدہ کے لیڈر، تو ملا برادر سراج الدین حقانی سے کہتا ہے کہ تم نے پوری دنیا کے سامنے مجھے جھوٹا ثابت کر دیا۔ تو سراج الدین حقانی ملا برادر کو کہتا ہے کہ اس ایگریمنٹ پہ ملا ہیبت اللہ کا رضامندی حاصل تھی، جو کہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے امیر ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی ملا یعقوب نے جب ایئر سٹرائک کی پاکستان نے 2022 کے اندر، تو انہوں نے گل بہادر کو بلایا اور کہا کہ جناب آپ یہ حرکتیں کیوں کر رہے ہیں، مہربانی کریں آپ یہ کام وہاں پہ نہ کریں۔ تو اس نے یہ ایگریمنٹ ملا یعقوب کے سامنے رکھا کہ یہ وہ ایگریمنٹ ہے جو سراج الدین حقانی نے آپ کے لیڈر کی رضامندی کے ساتھ ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اب پتہ نہیں اس وقت ٹالنے کے لیے کیا تھا یا کیا وجوہات تھی، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ اس ایگریمنٹ کے ساتھ ابھی تک انٹیکٹ ہیں اور یہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور اس کے اندر انڈیا کا کیا کردار ہے میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ اچھا، اب ہو کیا رہا ہے؟ القاعدہ کو انہوں نے زابل، کنر، نورستان، ہیلمند، لوگر اور فرا کے اندر انہوں نے سیٹل کر دیا ہے، جبکہ جو اگیار کے موومنٹس کے لوگ ہیں ان کو انہوں نے ہرات میں شفٹ کر دیا ہے، جبکہ جو نور ولی ہے اس کو ایک دفعہ کہا گیا کہ آپ عوام میں مت نکلیں، آپ انٹرویو نہ دیں، تو اس نے افغان طالبان کی لیڈرشپ کو کہا کہ سورج کو 2 انگلیوں سے نہیں روکا جا سکتا۔ آپ ان کے غرور کا عالم دیکھیں اور آپ ان کی وہاں پر آزادی کا عالم دیکھیں۔ اور اس کے ساتھ ہی حافظ گل بہادر کو برنل، جہاں پہ ابھی پاکستان نے ایئر سٹرائک کی ہیں، اور نور ولی محسود جو دوسرا لیڈر ہے اس کو کنر پروونس کے اندر، وہاں پہ بھی آپ کو پتا ہے خوست کنر، وہاں پہ پاکستان کے ایئر سٹرائکس اور دیگر حملے ہوتے رہتے ہیں ان کو روکنے کے لیے۔ تو یہ وہ ایگریمنٹ ہے جو کہ انہوں نے کیا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بڑا کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ طالبان نے امریکہ کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا تھا اس کے مطابق اس نے کہا تھا کہ یہاں پہ کوئی بھی دہشت گرد یہاں پہ موجود نہیں رہے گا اور ہم سب کا خاتمہ کر دیں گے، اور جو ہمارے ہمسایہ ملک ہیں ان کو ہم سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اب اس کے اندر گیم کیا شروع ہوتی ہے؟ گیم یہ شروع ہوتی ہے کہ اس وقت آئی ایس خراساں جو ہے وہ وہاں پہ آ پہنچی ہے۔ اب جب بھی یہاں پہ جہاد شروع کرنا ہوتا ہے افغانستان کے اندر یا کوئی دنگا فساد شروع کرنا ہوتا ہے تو وہ شریعت کے نام پہ شروع کیا جاتا ہے۔ اب ایک گروپ ہے وہ اپنی مرضی کی شریعت نافذ کرنا چاہتا ہے افغانستان کے اندر، جبکہ جو دوسرا گروپ ہے وہ پورے خطے کے اندر اپنی شریعت نافذ کرنا چاہتا ہے۔ جبکہ ان کی شریعت کو جب ہم نکال کے دیکھتے ہیں تو وہاں پر قبائلی روایات حاوی ہوتی ہیں اس کے اندر، اور جس کے اندر جس طرح بچوں کی تعلیم کے حوالے سے بھی اور اس طرح کی کافی ساری چیزیں انہوں نے سامنے لے کے آئی ہیں۔ اب افغانستان کے اندر امن کیوں نہیں ہوگا، یہ بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے جو پہلے گریٹ گیم چلتی رہی رشیا اور برٹش کے درمیان وہ تو چلتی رہی، لیکن اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ 1979-80 کے اندر سوویت یونین آتی ہے تو ساتھ میں امریکہ آ جاتا ہے۔ اب سوویت یونین کے ساتھ اس وقت بھارت تھا، امریکہ کے ساتھ اس وقت پاکستان تھا۔ یہاں پہ یہ تھیوری ہے کہ enemy of your enemy is my friend، اور اس کی بنیاد پہ صف بندیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جب یو ایس ایس آر ٹوٹا تو مجاہدین آ گئے، ان کو پاکستانی سپورٹ کر رہے تھے۔ اب مجاہدین جب آ گئے تو وہ آپس میں اقتدار کے لیے لڑنا شروع ہو گئے۔ جب وہ اقتدار کے لیے آپس میں لڑے اور انہوں نے پاکستان کی بات نہیں مانی تو طالبان آ گئے، اور جب طالبان آئے تو واحد ملا عمر کی سربراہی میں وہ 5 سال 1996 سے لے کے 2001 تک وہ ایک پیریڈ تھا جس میں وہاں پہ امن رہا، لیکن وہاں پہ القاعدہ پہنچ گئی، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ آ جاتا ہے، اور امریکہ کے جانے کے بعد پھر طالبان آ جاتے ہیں، یعنی یہ گروپ بندیاں چل رہی ہیں۔ اور اب یہاں پہ انڈیا آ چکا ہے، چائنا ایک سائڈ پہ کھڑا ہوا ہے، سینٹرل ایشینز اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور امریکہ آنے کی تیاری کر رہا ہے، اور بھارت اپنا پورا زور لگا رہا ہے۔ اور بھارت یہ زور کیوں لگا رہا ہے یہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں، یہ ساری کی ساری گیم آپ کو ابھی سمجھ آ جائے گی۔ امریکہ کا اس خطے میں آنے کے لیے 2 ریزن ہیں، ایک کہ ایکسپورٹ نہ ہو ٹیررزم ان کے علاقے میں، دوسرا کہ چائنا کو اس نے ہر حال میں روکنا ہے۔
अच्छा, यहाँ पे हम बात करते हैं अपनी अपनी शरीयत की। अब यहाँ पे जो तालिबान की जो कंट्रोवर्शियल पॉलिसीज हैं, जिनमें 10 साल से बड़ी बच्ची स्कूल नहीं जा सकती, बाहर कोई भी औरत ना महरम के साथ नहीं निकल सकती, टीवी और सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने पाबंदी लगाई हुई है, जर्नलिस्ट के साथ वो आपको मैंने लास्ट दिनों में बताया था कि 2 साल की कैद उसको खबर देने पे गवर्नमेंट के खिलाफ दे दी गई थी एक जर्नलिस्ट को, और ह्यूमन राइट्स जो है मांगने वालों को भी वहां पे सजाएं दी जा रही हैं। अब वहां पे जो भी तालिबान से नाराज होता है वो फौरी तौर पे आईएसके के अंदर शामिल हो जाता है, जिसकी वजह से तालिबान इस वक्त बिल्कुल हैंडी कैप हुए हैं। लेकिन जो इन्होंने एग्रीमेंट किया है ये इनकी नीयत का हमें बताता है कि इनकी नीयत इस वक्त क्या है। अब मैं आपको शरीयत का जरा पोल खोल दूं। अब हुआ ये कि एक हबीबुल्लाह बच्चा सक्का था, ये इसका बाप जो है बकरियां चराता था। जब बकरियां चराने से उसका गुजारा ना हुआ तो उसने वहां पे साथ ही दरिया के साथ पानी का मशकीज़ा लेकर लोगों को पानी फराहम करना शुरू कर दिया, और उसके साथ ही ये हबीबुल्लाह बच्चा सक्का जब बड़ा हुआ है तो ये ज़रा थोड़ा सा लुटेरों के साथ इसका ताल्लुक हो गया और ये एक तरह से डाकू बन गया। अब वहां पर ये अफगानिस्तान से जब भागा तो ये पेशावर आ गया। अब ये बात याद रखिएगा कि इनको भागते हैं ना जब ये आते पेशावर हैं, इसके अलावा इनके पास और कोई दुनिया के अंदर ठिकाना नहीं है। लेकिन जब इनको पनाह देने के बाद, हम इनको मैनेज करने के बाद सब कुछ कर देते हैं, तो उसके बाद फिर ये वही ए मर्दे कोहसार अपनी खुदी पहचान, इन्होंने अपनी खुदी कभी भी नहीं पहचाननी, और उसके बाद फिर ये एग्रीमेंट करते हैं हमारे दुश्मनों के साथ। अच्छा, वो अब लुटेरा बन गया, और लुटेरा बनने के बाद उसने हमले करना शुरू कर दिया। अब आपको पता है किसी भी हुकूमत के खिलाफ आपने रिवोल्ट करनी है तो फर्स्ट यू नीड अ रीजन, और ऐसी रीजन जो कि लोगों के अंदर मकबूल हो सके। तो इस भाई साहब ने कहा कि सबसे पहली रीजन इसने ये रखी कि ये हुकूमत तो लुटेरों को काबू नहीं कर सकती, ये डाकुओं को काबू नहीं कर सकती, क्योंकि वो उसी को ही काबू नहीं कर पा रही थी हुकूमत, तो ये हुकूमत चलने के काबिल है ही नहीं। अब आपको पता है कि जो दुश्मन होता है वो हर वक्त ताड़ के अंदर होता है कि कहां पे कोई ऐसी सोरिश उठे और जिसको वो सपोर्ट करे और मामलात को वो मजीद गंभीर करे। अब वहां पे आ जाता है अंग्रेज जब आता है तो वो इस लुटेरे को सपोर्ट करता है और इसको आइडियोलॉजी देता है कि आपने किस तरह उस इलाके के अंदर अपना कंट्रोल कायम करना है, और फिर इसको कहते हैं कि कुफ्र की हुकूमत है नादिर शाह की और इसके खिलाफ जहाद किया जाना चाहिए। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो जहाद होता है और नादिर शाह की हुकूमत का तख्ता पलट दिया जाता है। मसला यह है कि अफगानिस्तान के अंदर अगर बदअमनी है तो पूरे एशिया के अंदर बदअमनी है। तो जाहिर सी बात है, जहां पे एशिया के अंदर दो ताकतें यहां पे बैठी हुई हैं, तो जो उनके दुश्मन है उन्होंने एशिया के अंदर कभी भी अमन कायम नहीं होने देना। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि भारत की इस वक्त जो है वो सूरत हाल बड़ी ही अजीबो गरीब हुई हुई है और भारत की दौड़ें लगी हुई हैं इस हवाले से, और वो है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश यानी मशरकी पाकिस्तान, अब वहां पे हुआ क्या है कि बांग्लादेश के जो वजीरे दाखिला हैं जहांगीर आलम चौधरी, उन्होंने जनाब बयान दिया कि ये जो बाड़ लगा रही है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंडिया की, ये इलीगल है और यहां पे बांग्लादेश के फौजियों ने इंटरफेरेंस करके उनका ये काम रुकवा दिया। अच्छा, वहां पे मसला ये इस वक्त कि अल्हम्दुलिल्लाह प्रो पाकिस्तान मामलात जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। अब अगर आप इसको मैप को देखेंगे तो बांग्लादेश तीन तरफ से, बांग्लादेश जो है उसका जो बॉर्डर है, सबसे बड़ा बॉर्डर इस वक्त एशिया के अंदर वो भारत के साथ है। एक तरफ समंदर और तीन तरफ भारत, और बांग्लादेश के ऊपर नेपाल है, भूटान है और चाइना है। अब ये जो छोटी सी आप गर्दन देख रहे हैं और उसके बाद फिर आप भारत को देख रहे हैं, ये भारत की हैं सिस्टर स्टेट्स, यानी चिकन नेक इसको कहा जाता है। और ये 7 सिस्टर स्टेट के अंदर बहुत ज्यादा सॉरिश है, वहां पे आजादी की तहरीकें चल रही हैं। जबकि आप लेफ्ट साइड पे अगर देखेंगे तो वहां पे भी बांग्लादेश की साइड पे असम और इधर उधर वहां पे भी बहुत ज्यादा तहरीकें चलना शुरू हो गई। और यहां पे ये भी खबरें सामने आई हैं कि जो बांग्लादेश के वहां पे शहरी हैं उन्होंने भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर वहां देहातियों ने हमले किए। अब इस वक्त भारत जो है वो हर तरफ से दुश्मनों में घिरा हुआ है। एक तरफ मालदीव है, उसको रिजीम चेंज करने की कोशिश की, वो पकड़ा गया, चाइना की सपोर्टेड हुकूमत है वहां पे फड्डा इस वक्त चल रहा है। श्रीलंका को हम JF-17 थंडर दे रहे हैं, वहां पे चाइना ने अपनी पोर्ट ली हुई है और पाकिस्तान के मामलात उसके साथ बहुत अच्छे हैं, हमने ट्रेनिंग दी है, हमने उनको तामिल के खिलाफ फतह हासिल करने में मदद की है। श्रीलंका के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। नेपाल के अंदर इन्होंने रिजीम चेंज करने की कोशिश की, वहां पे मामलात खराब हो गए। भूटान के साथ इनके मामलात खराब हुए हैं।
پاکستان اور چین کے ساتھ تو ماشاءاللہ مثالی دوستی ہے ان کی، تو وہ اب اس وقت ان کو سمجھ نہیں آ رہے، جس طریقے سے وہ مرغی کو ذبح کر کے ڈبے میں ڈالتے ہیں نا، یہ اس طرح اس وقت پھڑ پھڑا رہے ہیں اور صرف الزام لگا رہے ہیں۔ وہ میں دیکھ رہا تھا، خپتی بڈھا ہے ایک بخشی کے نام سے، وہ بس اس کے منہ سے جھاگ نکل رہے تھے اور اس کے پاس کوئی کنٹینٹ نہیں تھا اور صرف وہ باتیں کیے جا رہا تھا۔ ایک اور بلکہ موٹی بدھی دوست جس کو بھی میں نے فارغ کیا ہے، وہ بھی ایک اہم فضول سا کر رہا تھا، اس کو میرے اس قابل سمجھا ہی نہیں میں نے، کیونکہ مجھے اکثر کمنٹس کے اندر میسج آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس کو اتنی زیادہ امپورٹنس نہ دیں، لیکن اس کو ہم نے جان نہیں چھوڑنی اور اس کو ہم گھر تک پہنچا کے آئیں گے، لیکن آہستہ آہستہ اس کی ہر دوسرے تیسرے ولاگ کے اندر اس کی باری آتی رہے گی۔ لیکن آگے چلنے سے پہلے بحیثیت ایک کمیونٹی، اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے گا، اور ہمارا ٹارگٹ ہے کہ اس ویڈیو کے اوپر ہم نے 10,000 لائک اور 10,000 کمنٹس دینے ہیں تاکہ میجر گورو آریہ کی نیندیں حرام ہو۔ انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔